नमस्कार, मैं रविश कुमार। एक देश एक डिबेट भारत में यह 2014 से ही लागू है। एक एक मुद्दा आता है और उसे लेकर सारे गोदी चैनलों पर डिबेट होने लग जाता है। क्या आपने सोचा है कि भारत बनाम इंडिया का यह डिबेट क्यों चलाया गया है? क्या आपको पता भी है कि नवंबर 2015 में इसी सवाल पर मोदी सरकार के दौर में गृह मंत्रालय ने क्या कहा था? यह खबर 16 नवंबर 2015 को इंडियन एक्सप्रेस में छपी है। पत्रकार उत्कर्ष आनंद की रिपोर्ट में लिखा है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि संविधान के आर्टिकल 1 को बदला जाए, जो कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बताइए, खुद इस प्रस्ताव को ठुकरा चुका है गृह मंत्रालय, वो भी मोदी सरकार के दौर में 2015 में। सोच विचार के बाद गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया, लिखकर कहा कि भारत करने की कोई जरूरत नहीं है। अब अचानक से सारे के सारे गुलामी से लड़ने वाले आजादी के नए सिपाही हो गए हैं। आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ ये नया ही स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। ऐसी नौटंकी अगर आजाद भारत में नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि भारत अब भी आजाद है? अब अगली खबर को देखिए, कैसे बीजेपी ने भारत नाम का विरोध किया था। 2004 में यूपी विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि संविधान में बदलाव हो और इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया लिखा जाए। तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐसा किया। एक्सप्रेस के अपूर्व विश्वनाथ ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। तब आप जानते हैं बीजेपी ने इसका बहिष्कार क्यों किया? बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया था। बगैर बीजेपी के मुलायम सिंह यादव ने यह प्रस्ताव पास कराया था। कायदे से बीजेपी का विरोध उस वक्त ठीक ही था कि जब दोनों नाम हैं ही तो फिर देश को इन सब में उलझाना क्यों। लेकिन अब वही बीजेपी भारत नाम की चैंपियन बन गई है, खुद इस प्रस्ताव का विरोध कर चुकी है। खुद मोदी सरकार ने हलफनामा दिया है कि भारत नाम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको यानी जनता को सोचना है कि अब ऐसा क्या हो गया कि यह बहस चलाई जा रही है। G20 के डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर पीछे के दरवाजे से यह बहस शुरू क्यों की गई? इससे क्या मिलने वाला है और दोनों नाम होने से आपका क्या नुकसान हो रहा था? खुद मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया करते रहे, तब क्या उन्हें गुलामी नजर नहीं आई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी अंग्रेजी में आप रिजर्व बैंक ऑफ भारत लिखेंगे और इसके लिए क्या नए नोट छापेंगे? फिर से नोटबंदी होगी? पूरे देश के पासपोर्ट क्या बदले जाएंगे? क्या क्या करेंगे आप ताकि जनता का मुद्दा गोदी मीडिया के स्टूडियो में ना पहुंचे और गोदी मीडिया के स्टूडियो से मोदी की राजनीति का मुद्दा जनता के बीच घूमता रहे? इसलिए आपको सोचना यह है कि वह कौन सा मुद्दा है जिस पर पर्दा डालने के लिए तरह तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं। कोई मुद्दा अभी ठीक से जनता के बीच पहुंचता भी नहीं है कि दूसरा ठेल दिया जाता है। यह मुद्दा जनता की तरफ से नहीं आया है, आया है ऊपर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति का यह फॉर्मूला अब पुराना पड़ चुका है, सबको साफ समझ में आ जाता है। आप माने या ना माने, देश को इस तरह की मुद्देबाजी से बहुत नुकसान हो रहा है। आप देखेंगे कि हर समय एक नया मुद्दा लॉन्च होता है और बहस चलाई जाती है। इसका नाम हमने बहसोत्पादन रखा है। बहसोत्पादन, इसमें ऐसा कुछ नहीं जिसे समझने के लिए आपको फिजिक्स में मास्टर की डिग्री लेनी पड़े। इस बहसोत्पादन के लिए नेशनल सिलेबस पहले से तैयार है। कई बार उसी सिलेबस में से पुराने मुद्दे बार बार चलाए जाते हैं, गायब होते हैं, कई बार कुछ नए जोड़ दिए जाते हैं। पर क्या यह सब इसलिए होता है कि किसी मुद्दे से जनता का ध्यान हटाना है? हमारे पास ठोस कारण तो नहीं है, मगर क्या यह खबर वजह हो सकती है कि G20 के पहले दुनिया के बड़े अखबारों में अदानी की खबर छपी थी और आज भी लाइव मिनट में एक खबर छपी है, तो कैसे इस खबर को बहस की आंधी से उड़ा दी जाए? वरुण सूद, पवन बुरुगुला की यह रिपोर्ट हिंदी के अखबार 7 जन्म में नहीं छाप पाएंगे।
इन दोनों पत्रकारों ने दिखाया है कि बरमूदा और मॉरिशस से चलने वाले जिन पब्लिक मार्केट फंड का संबंध उन लोगों से रहा है जो अदानी समूह में शेयर खरीदते थे, वे बंद हो चुके हैं। इस तरह के 8 में से 6 फंड बंद हो गए हैं। मिंट अखबार ने 2 नियामक विशेषज्ञों से बात की है जिनका रेगुलेटरी की दुनिया का अनुभव है। उनका कहना है कि सार्वजनिक रूप से चलाए जा रहे फंड का इतनी जल्दी बंद हो जाना हैरानी की बात है। क्या इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि जो फंड अदानी समूह में शेयर खरीद रहा है, पैसा लगा रहा है, वो बंद भी हो जा रहा है? क्या कोई ऐसा होगा जो सबूतों को मिटा रहा है? मॉरिशस और बरमूदा में सेबी की तरह ही बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था होती है। उस संस्था को इन 6 फंड ने रिपोर्ट किया है कि बंद किया जा रहा है। इनमें से 2 पिछले ही साल बंद हुए हैं। इन सब दस्तावेजों के सहारे यह रिपोर्ट लिखी गई है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष यह है कि सेबी अब कैसे जांच कर पाएगी, अगर करेगी भी तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर सेबी ने पहले ही बंद हुई इन इकाइयों की जांच शुरू कर दी होती तो यह पता लगाया जा सकता था कि क्या इनका अदानी के ग्रुप स्टॉक के मैनिपुलेशन में हाथ था या नहीं। मैनिपुलेशन यानी हेरा फेरी। इन फंड के बंद हो जाने से अब सेबी के लिए इनके अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो अब पता ही नहीं चलेगा कि जो फंड अदानी समूह में शेयर खरीदकर पैसा बना रहे थे, वो पैसा किसके हाथ में गया, किसका था। क्या हम कभी जान पाएंगे कि यह किसका पैसा था? इस तरह से 8 महीने से लगातार सवाल उठ रहे हैं अदानी समूह को लेकर, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या यह भरोसा इसलिए बन गया है कि जनता का क्या है, उसे खबर चाहिए, डिबेट चाहिए, तो हम अपनी तरफ से खबर और डिबेट की सप्लाई कर देते हैं, बहसोत्पादन कर देते हैं। आपको लगे कि ये लोग देश का भला कर रहे हैं और पत्रकारिता कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि भारत का आम दर्शक 10 साल से यह दैनिक अपमान कैसे झेल रहा है, किस तरह से हेडलाइन का मैनेजमेंट हो रहा है। आज के अखबारों को आप देख लीजिए, गोदी मीडिया के डिबेट को देखिए, इसे कितनी गंभीरता से लॉन्च किया जा रहा है यह भी देखिए। अभी अगर ये सही लग रहा है इनिशियली, 5 या 10 सालों में ये इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला है। दैट इज़ व्हाट मुझे लगता है अभी के लिए। सर, इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। ये एक मुद्दा बनाया जाए, चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। भारत पहले से भी था, इंडिया पहले से भी था। भारत कहो या इंडिया कहो एक ही बात है, या हिंदुस्तान भी कहो। देखो, नाम के ऊपर ही दुनिया चलती है। इंडिया तो ये बाद में बनाया है अंग्रेजों ने। अगर ये भारत हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे 4 नाम देश के हैं तो ये भी एक पहचान वाली बात थी। लेकिन ये वक्त चुनाव के टाइम करने से सबके दिमाग में ये आएगा ये एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। तो ये आगे पीछे भी हो सकता था। जिस वक्त G20 की हेडलाइन बड़ी होनी चाहिए, हिंदी के अखबार इंडिया नहीं भारत टाइप की हेडलाइन से भरे हुए हैं। हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर 8 कॉलम की फर्जी खबर छापने वाले जागरण अखबार ने 5 कॉलम में यह खबर छापी है। हेडलाइन है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर गरमाई राजनीति। हिंदी, मराठी, गुजराती अखबारों में पहली खबर की जगह भारत बनाम इंडिया के विवाद ने ले ली है। जब से संसद के विशेष सत्र की घोषणा हुई है, हेडलाइन बहुत तेजी से बदल रहे हैं। कभी महिला आरक्षण को लेकर बहस चलती है, कभी एक देश एक चुनाव को लेकर, तो अभी भारत बनाम इंडिया की। कोई भी मुद्दा ढंग से टिकता नहीं कि दूसरा आ जाता है। इसी तरह से जुलाई के महीने में कैबिनेट के विस्तार की हवा उड़ा दी गई, नाम चलने लगे, अब उसका कुछ पता नहीं। समान आचार संहिता की हवा उड़ा दी गई, वह भी अब गायब है, क्योंकि कई जगहों से इसका विरोध होने लगा। स्वतंत्रता दिवस पर विवेक डेबराय ने एक नया लेख लिख दिया, नए संविधान की मांग कर दी और उस पर बहस शुरू हो गई। ठीक इसी तरह से 2019 के अंत में नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर आंधी तूफान मचा दिया गया। लगा कि आज ही इस कानून को लागू होना जरूरी है। लाखों लोग देश भर में सड़कों पर उतर आए, दिल्ली में दंगे हो गए, कई जगहों पर पुलिस की फायरिंग से भी लोग मरे। सरकार के मंत्री गोली मारने के भड़काऊ नारे लगाने लगे। लेकिन दिसंबर 2019 में पास हुआ
नागरिकता कानून आज तक जमीन पर लागू नहीं किया गया है क्योंकि नियम ही नहीं बने हैं। पहले कुछ दिनों तक खबरें आती थीं कि गृह मंत्रालय ने नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय मांगा है, अब वो भी गायब हो चुकी हैं। तो इस तरह से ऊपर से आप पर मुद्दे थोपे जाते हैं ताकि आप उनके हिसाब से बहस करते हुए आपस में लड़ भिड़ें। इनका हासिल क्या है आप नोटबंदी के अनुभव से जानते हैं। अब तो 2000 के नोट भी वापस हो गए। जब कुछ मुद्दा नहीं होता है तो ये आपसे बालकनी में आकर थाली बजाने के लिए कहते हैं और आप चले भी जाते हैं अंकिलों के पीछे पीछे। हर बार आपने इनके भरोसे पर खरा उतरकर दिखा दिया है कि ये लोग जनता के एक बड़े हिस्से को ठीक ही से समझते हैं। उसे मेला दिखाओ, मेले पर पैसा लुटाओ और मुद्दे में भटकाते रहो ताकि जरूरी सवाल बहस से गायब कर दिए जाएं। अब हम टेलीग्राफ की एक खबर का जिक्र करना चाहते हैं और आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या यही खबर आपके हिंदी के रद्दी अखबारों में मिलेगी जिन्हें आप न जाने कितने साल से पैसे देकर पढ़ते जा रहे हैं। और आपकी आलस की यह हद है कि आप एक ही रद्दी अखबार कई साल से पढ़ते चले आ रहे हैं, ना तो बंद करते हैं ना बदलते हैं। बंद भी कीजिए और बदला भी कीजिए। आखिर आप हिंदी के एक ही रद्दी अखबार को दशकों से कैसे पढ़ सकते हैं। घर से बाहर निकालकर फेंकिए आज ही। टेलीग्राफ अखबार की यह हेडलाइन देखिए, इसका कितना मतलब निकलता है। राजा हरिश्चंद्र की ईमानदारी और त्याग के रूपक का इस्तेमाल किया गया है आज के ताकतवर लोगों की पोल खोल देने के लिए। हेडलाइन है, हरिश्चंद्र के मस्त मौला अच्छे दोस्त। वकील हरीश साल्वे की रविवार को लंदन में तीसरी शादी हुई। इस शादी में भारत परित्यागी ललित मोदी जैसा एक शख्स नजर आ रहा है। हरीश साल्वे भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हैं और हाल ही में वन नेशन वन इलेक्शन पर जो कमेटी बनी है उसके सदस्य हैं। लंदन में ललित मोदी का मुकदमा लड़ चुके हैं। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ललित मोदी सा शख्स खूब मौज ले रहा है। इसी ललित मोदी का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने जब बयान दिया उनकी सदस्यता चली गई और इस ललित मोदी के ऐश का वीडियो देखकर देश की जनता चुप हो गई क्योंकि उसके लिए धर्म पर गौरव के नए टॉपिक टपका दिए जाते हैं। वैसे ललित मोदी ने राहुल के बयान पर लंदन के कोर्ट में मुकदमा करने की घोषणा तो की थी, मुकदमा हुआ या नहीं पता नहीं, टेलीग्राफ ने लिखा है। टेलीग्राफ ने हरीश साल्वे की प्रतिक्रिया भी ली है। उन्होंने इन आलोचनाओं को फालतू बताया है। यह भी कहा है कि ललित मोदी और मोइन कुरैशी को भगौड़ा नहीं कहा जा सकता। साल्वे ने कहा कि कुरैशी भारत में रहते हैं और लंदन आने की अनुमति है। मैं अपनी दोस्ती किसी से छिपाता नहीं। ललित मोदी पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आजीवन बैन लगाया है। जब यह बैन लगा था तब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अनुशासन समिति में अरुण जेटली मेंबर थे। इस समय अमित शाह के बेटे जय शाह बोर्ड के सचिव हैं। जिस व्यक्ति पर बैन लगा है वो उस व्यक्ति की पार्टी में है जो काफी ताकतवर वकील और सरकार के करीबी माने जाते हैं। राष्ट्रपति की बनाई कमेटी के सदस्य हैं। कितने पत्रकारों ने इसे लेकर जय शाह या प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछा। टेलीग्राफ ने लिखा है कि हरीश साल्वे की पार्टी में मोइन कुरैशी नजर आ रहा है। इस व्यक्ति के चलते सीबीआई के 2 डायरेक्टर को अपने पद से हटना पड़ा था। इस पर भी टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के भयंकर आरोप हैं। सोचिए, राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी का सदस्य बनाया हो उस व्यक्ति की पार्टी में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी मोइन कुरैशी भी नजर आता है, जैसा कि वीडियो में दावा किया जा रहा है। कई लोगों ने सवाल उठाया कि क्या हरीश साल्वे को ऐसा करना चाहिए था, मगर इस पर कितनी कम बहस हुई। क्या हिंदी के किसी रद्दी अखबार ने इसे लेकर पहले खबर छापी? नहीं छाप सकते। भारत बनाम इंडिया के डिबेट से कौन सी खबर गायब कर दी जाती है, किस पर पर्दा डाला जा रहा है, यही आपको सोचना है। क्या G20 को लेकर छापने के लिए, टीवी में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं? वैसे एक बड़े से हॉल को दिखाकर इस देश को आप कितना चकित करेंगे, जैसे हॉल ही ना देखा हो। लेकिन कम से कम चैनलों की जगह तो भरी जाती है। क्या सरकार यह जान गई है कि G20 के अलावा अखबारों के पहले पन्ने पर अदानी, मोइन कुरैशी, ललित मोदी और मणिपुर की खबर न छपे, इसलिए एक नया बहसोत्पादन हो? मणिपुर की 5 घाटियों में फिर से पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगा दिया गया है। पिछले हफ्ते वहां 6 लोग मार दिए गए।
G20 के चंद दिन पहले संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार एक्सपर्ट समूह का मणिपुर पर बयान आया। सरकार ने उसे नहीं माना, खारिज कर दिया। एक्सपर्ट समूह ने कहा कि मणिपुर में काफी धीमी प्रगति हो रही है, ठीक से काम नहीं कर रही है सरकार। हिंसा की खबरें बेहद चिंताजनक हैं। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नहीं गए हैं, ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए। मणिपुर जाने के लिए कहा जा रहा है तो देश में नया मुद्दा छेड़ दो और मत जाओ। वे जकार्ता जा रहे हैं, जोहानिसबर्ग जा रहे हैं, मगर मणिपुर नहीं जा रहे। चुनावी सभाएं करने जा रहे हैं, मणिपुर नहीं जा रहे। उन्हें पता है कि गोदी मीडिया यह सवाल नहीं उठाएगा और देश तक नहीं पहुंचने देगा। रही बात यूट्यूब वालों की, तो एक दिन वे भी थक जाएंगे, लेकिन हम बार बार उठाते रहेंगे। यही नहीं, एडिटर्स गिल्ड ने अपनी तरफ से मणिपुर के हालात जानने के लिए एक टीम भेजी। इसके बाद आई रिपोर्ट के जवाब में मणिपुर पुलिस ने एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष और सदस्यों के खिलाफ एफआईआर कर दी है। संपादकों का दल देखने गया था कि वहां के मीडिया में किस तरह से कवरेज हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं। 24 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की गई, उल्टा गिल्ड के खिलाफ एफआईआर कर दी गई। खबरों को गायब करने के लिए बहसोत्पादन हो रहा है, खबर खोजने वालों के खिलाफ एफआईआर हो रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धमकी दी गिल्ड को। कहा कि आपको कुछ करना है तो जमीन पर आकर सबसे मिलें, सभी पीड़ितों से बात करें, सभी प्रतिनिधियों से मिलें, फिर कुछ छापें। सिर्फ कुछ लोगों और समुदायों को मिलना गलत है, निंदनीय है। इसलिए हमने गिल्ड के खिलाफ एफआईआर की है, क्योंकि वो मणिपुर में और भी हिंसा भड़काने का काम कर रहा है। बताइए, गिल्ड हिंसा भड़काने का काम कर रहा है, यह सब हो रहा है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। भारत के संविधान के अनुसार आप भारत या इंडिया दोनों में से जो चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या सरकार और बीजेपी ये बहस छेड़ना चाहती है कि केवल भारत का इस्तेमाल हो? क्या इसके लिए संविधान में संशोधन के लिए तैयार है? क्या वो भारत के नाम पर अपना ठप्पा लगाना चाहती है, जैसे ये नाम उसी ने रखा हो? लेकिन अगर संविधान में देश का नाम बदलना होगा तो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन भी करना होगा। क्या यह करना इस वक्त बहुत जरूरी है? इसे लेकर जब विवाद नहीं था तो विवाद क्यों पैदा किया गया? 2016 में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा था कि कोई किसी पर नहीं थोप सकता, आप चाहें तो भारत इस्तेमाल करें या इंडिया कर लें। महाराष्ट्र के निरंजन भटवाल ने याचिका दायर की थी। जून 2020 में फिर से एक याचिका आई इसी मुद्दे पर। तब चीफ जस्टिस एस ए बोबडे थे। सोचिए, उस समय कोविड का तूफान मचा था और ये सब चल रहा था। उन्होंने इस याचिका को स्वीकार नहीं किया, मगर कहा कि सरकार को इस पर लिखा जा सकता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2015 में मोदी सरकार ने कोर्ट में कहा था कि इंडिया की जगह भारत कहने की जरूरत नहीं है। उस समय बाकायदा गृह मंत्रालय ने हलफनामा देकर कहा था कि संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस हो चुकी है, आर्टिकल 1 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। हम आपको शुरू में भी बता चुके हैं कि 2004 में यूपी विधानसभा में बीजेपी ने भारत नाम करने के प्रस्ताव का विरोध किया था और उसके सदस्य सदन से बाहर चले गए थे। इंडियन एक्सप्रेस के दीप्तिमान तिवारी ने लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सर संघ चालक गोलवलकर ने अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि भारत नाम ही निर्देश करता है कि यह हमारी मां है। भारत मतलब सभी हिंदुओं की माता। यह संविधान सभा का दस्तावेज और संग्रह 17 सितंबर 1949 को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर सदन के सामने आर्टिकल 1 का अंतिम प्रारूप पेश करते हैं। इसमें भारत और इंडिया दोनों नाम है जो अंबेडकर ने पेश किया था। वही संविधान में लिखा जाता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। हिंदी में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। 18 सितंबर 1949 को इसकी जगह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से एच.वी. कामत ने प्रस्ताव दिया कि भारत अथवा अंग्रेजी भाषा में इंडिया राज्यों का संघ होगा। एच.वी. कामत चाहते थे कि गणराज्य के जन पर नामकरण हो। इस पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि ऐसा विषय नहीं है कि इस पर लंबे लंबे भाषण दिए जाएं। एक बार और कहते हैं कि इस विषय पर इतना वाद विवाद क्यों हो रहा है।
अंबेडकर कहते हैं कि यदि आप भारत नाम पसंद करते हैं तो केवल भाषा का प्रश्न है और उस पर भाषण की आवश्यकता नहीं है। बहस हो रही थी कि इंडिया अर्थात भारत सही है या भारत अर्थात इंडिया सही है। अंतिम रूप में तो दोनों ही स्वीकार हुआ। सेठ गोविंद दास कहते हैं कि इंडिया भारत से पुराना नाम है, भले इसका जिक्र वेदों में नहीं है, मगर जब यूनानी भारत आए, सिंधु नदी को इंडस कहने लगे, वहीं से इंडिया निकला। यह बात एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी लिखी है। एक सदस्य ने भारत का समर्थन करते हुए कहा कि हिंदी का नाम भारती कर दिया जाए, भाषा का भी नाम बदलने की बात हुई थी। सदस्य यही चाहते थे कि भारत दैट इज इंडिया कहा जाए। प्रस्ताव पर जब मतदान हुआ तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स पास हो जाता है। कामत जैसों का प्रस्ताव था कि भारत अथवा अंग्रेजी में इंडिया राज्यों का संघ होगा। यह प्रस्ताव गिर गया क्योंकि इसके विरोध में 51 मत पड़े और समर्थन में केवल 38। मुल्कों के नाम बदलते रहते हैं मगर उससे मिलता क्या है? तुर्की से तुर्की, बर्मा से म्यांमार, या ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। कभी नाम बदलने के पीछे मुगलों से बदला लेते हैं ये लोग, तो कभी अंग्रेजों से बदला लेने लग जाते हैं। जब बदला लेना था तब पता ही नहीं था, अब नाम बदलकर जनता को उलझा रहे हैं कि हम बदला ले रहे हैं। खुद ऐसे प्रस्ताव का बीजेपी विरोध कर चुकी है। अब इस तरह से पेश कर रही है कि वही देश की आजादी की कीमत समझती है। उपनिवेशवाद से मुक्ति के नाम पर आपको मुद्दों के उपनिवेश में कैद किया जा रहा है। दोबारा सुन लें, उपनिवेशवाद से मुक्ति के नाम पर आपको इन मुद्दों के उपनिवेश में कैद किया जा रहा है। गोदी मीडिया अगर नहीं होता, संपादकों और मालिकों में पत्रकारिता की भूख होती, हिम्मत होती, तो ऐसे मुद्दे जनता के सवालों के सामने हवा हो गए होते, उड़ गए होते। नमस्कार, मैं रविश कुमार।